नमस्कार, हेलो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करनी चाहिए, नई उत्साह नए उमंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि पराक्रम जो हमारा दिन होता है दरअसल सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ एक सुबह नहीं, सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि दरअसल ये एक मौका है जो ईश्वर ने हमें दिया है, एक नए दिन के आगाज का, एक नई शुरुआत का, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ, नई सोच के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। बिल्कुल, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि यदि कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी भला होता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हेलो इंडिया आज शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हेलो इंडिया में खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उनके लिए राजनीति की नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम तय समय के भीतर पूरा हो। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से बेहतरीन मॉडल बनेगा। इसका बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 7 दशक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे कनेक्टेड क्षेत्र बन रहा है। 2 दशक पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का सपना देखा था, उसके बाद यह खींचतान में उलझा रहा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य दूसरे संगठनों में सुधार पर जोर। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। उन्होंने कहा कि विकास के अभाव में हिंसा और अस्थिरता को मिलता है बढ़ावा। कोविड के पश्चात विश्व में नई चुनौतियों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शांति और विकास आज एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ऐसे में आसेम सदस्यों को आपसी सहयोग को बढ़ाना होगा और दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण करना होगा। Is a key driving principle that India has pursued for a purposeful reform of existing global institutional structures. At the core of India's call for reformed multilateralism lies the reform of the UN Security Council and other key international organizations which are reflective of the contemporary realities of today and capable enough to deal with the contemporary challenges. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश हित में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान की सीमा में रहकर तालमेल के साथ काम करने की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास और नागरिकों की समृद्धि के लिए लोकतंत्र के तीनों अंगों में समन्वय जरूरी है। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में भारत के संविधान में निहित शक्तियों का पृथक्करण विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन के सभी अंगों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करने के व्यापक अधिकार दिए हैं। संविधान बनाते समय हमारे मनुष्यों ने संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं, जिन संस्थाओं के माध्यम से सभी समाज के लोगों को न्याय मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, इसके लिए इस संविधान की विशेषता है। एक अद्भुत मिश्रण हमारे संविधान में है।
देश की आबादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। यही नहीं, देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सर्वे जारी किया है। सर्वे के अनुसार महिला पुरुष अनुपात में भी सुधार हुआ है। देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। ये सर्वे 2 चरणों में 2019 और 2021 में किया गया। देश के 707 जिलों के 6.5 लाख घरों में ये सर्वे किया गया। कानपुर टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 258 रन। श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल ने लगाया अर्धशतक। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने अब तक के लिए 3 विकेट लिए हैं। और पराक्रम, अब चूंकि राष्ट्रीय खबरें तो हमने जान ली, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राज्यवार अहम खबरें क्या हैं। आइए नजर डालते हैं NEWS यानी कि चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर की पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ड्राइवरलेस ट्रेन के ऑपरेशंस को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्योगों को आश्वासन दिया है कि सरकार रसायन और पेट्रो रसायनों के विनिर्माण के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने में उनकी पूरी मदद करेगी। उधर ओडिशा के 6 पत्रकारों को ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2011 प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मीडिया को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए और उनकी आवाज बनना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा दौरे के दूसरे दिन पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। पणजी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में हाल ही में हुए चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कहा कि जनता, राज्य और देश के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये फैसला किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के अब मात्र 5 विधायक बचे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक इमारत मिंटो हॉल का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी की इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। बीजेपी ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर महान शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर रखने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव काम का जायजा लिया। उन्होंने इसे तेज करने के निर्देश दिए। प्रदेश में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। केरल में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 29 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। और राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं देश की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। कोविड-19 के टीकाकरण में तेजी लाने और इसके दायरे का विस्तार करने की केंद्र सरकार की कोशिशों के परिणाम स्वरूप संख्या 100 करोड़ की बड़ी उपलब्धि को पार कर चुकी है और अभी तक 96 देशों ने टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के लिए सहमति दी थी और इसी क्रम में कुल 15 और देशों ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर रात इसकी जानकारी दी है। इन 15 नए देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, जॉर्जिया, ईरान, कजाकिस्तान, लेबनान, नेपाल, निकारागुआ, फिलीपींस, सैन मैरिनो, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की और यूक्रेन शामिल हैं।
इंग्लिश चैनल में 27 लोगों की मौत के बाद ब्रिटेन और फ्रांस इस कोशिश में है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग को विस्थापितों की छोटी नौकाओं से पार करने से कैसे रोका जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी कि मानव तस्करों की ओर से विस्थापितों के जीवन को जोखिम में डालने के इन प्रयासों को रोकने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने संयुक्त गश्त की पेशकश को ठुकराने पर फ्रांस की आलोचना की है। जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इधर जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में भारत को 1.2 अरब यूरो यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। तो पराक्रम हर दिन खास होता है और हर दिन कुछ नया होता है। यही दरअसल जिंदगी की सबसे अच्छी बात है। तो आज दिन भर क्या कुछ खास होगा, पराक्रम बताइए दर्शकों को। आज की बात करें तो आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। साथ ही संविधान दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ASEM शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज कृषि, कोयला और इस्पात रक्षा संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौध में आयोजित होगी। संसद की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठक महत्वपूर्ण होती है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज विदेशी मामले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक भी संसदीय सौध में आयोजित होगी। साथ ही सार्वजनिक उपक्रम, शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। और इसके अलावा जल संसाधन और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रकलन रेलवे संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन में आयोजित होगी। तो ये तमाम संसदीय समितियों की बैठकों की जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है, हमने आपके साथ साझा की। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। तो अमृता, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल पराक्रम, सबसे पहले हेलो इंडिया जिसे आप देख रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक, और 10 बजे एकम सत जो कि पारसी दर्शन पर आधारित है। और इसी के साथ शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 6 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं लॉज दैट शेप्ड इंडिया। शाम 7 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हिंदी डिबेट शो मुद्दा आपका। साथ ही शाम 7:30 बजे आपके सांसद, जिसमें आप इस बार रूबरू होंगे संजय सेठ से, जो कि MP हैं लोकसभा रांची। और 8 बजे आप देखेंगे आज की खबर, दिन भर की बड़ी और अहम खबरों का न्यूज बुलेटिन। रात 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट फॉर्मूला पंचामृत। और रात 9 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा खास शो डिप्लोमेटिक डिस्पैच। 9:30 बजे आप देखेंगे पर्सपेक्टिव, और 10 बजे डॉक्यूमेंट्री देखेंगे वी द पीपल पे। भारत अपने पड़ोसी देशों की हर संभव मदद करने में विश्वास करता है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने हाल ही में बांग्लादेश की नौसेना के कमांडो को स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग दी है। जी बिल्कुल, ब्रेक पे जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आर्मी की स्काई डाइविंग ट्रेनिंग की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ।
बात होगी रांची संसदीय क्षेत्र के बारे में। यहाँ से सांसद हैं संजय सेठ। क्षेत्र की जनता से हमने वादा किया था, हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी और हम सब एक दूसरे के लिए काम करके और आपकी समस्या के निवारण के लिए हर विधानसभा में हम समाधान केंद्र खोलेंगे। आपको हम बताएंगे कि जलप्रपातों के शहर रांची का उन्होंने कितना विकास किया है। इससे पहले इतना नहीं हुआ था, कभी चेहरा नहीं देखते थे सांसद का। खुद गांव में जाकर के इतना समय देते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेरे गांव में न बिजली थी, सड़क थी, न पानी, पर मैंने बदलाव लाने की ठानी। फिर दिखने लगा असर। पंचायत से मैंने तय किया संसद का सफर। नमस्कार, मैं संपतिया उइके, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद। देखना ना भूलिए मेरी कहानी। Cultural diplomacy is the exchange of arts, ideas, information, and other aspects of culture in order to foster mutual understanding. So what ICCR does is take Indian culture to the world and also take the foreign culture, the world culture to Indians. It was at the time of declaration of International Day of Yoga, we gave a very strong message to the world that we are a country of peace through our representative, Shri Narendra Modi ji. NFDC, National Film Development Corporation, should be empowered with a lot of funding to scout out new filmmakers from across the country, especially from the Northeast. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात आज के इतिहास की। बिल्कुल पराक्रम, इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ देकर जाता है। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में जो आज का दिन है 26 नवंबर, उसमें क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 26 नवंबर वर्ष 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारत गणराज्य का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के रूप में पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया। 26 नवंबर वर्ष 2008 में पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर कायराना हमला हुआ। समुद्री रास्ते से आए आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफलों से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी के साथ हथगोले फेंके और आग लगाई। लगातार 60 घंटे चले इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी थे। इसमें करीब 300 लोग घायल हुए थे। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया। मुख्य आतंकी अजमल कसाब को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। हालांकि पाकिस्तान पहले इससे इनकार करता रहा। बाद में उसने इसे स्वीकार किया कि कसाब पाकिस्तान का नागरिक है। आतंकी कसाब पर चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देते हुए 2012 में उसे फांसी की सजा दी गई। पूरी दुनिया द्वारा इस हमले की भरसक निंदा हुई। 26 नवंबर वर्ष 1953 में ब्रिटेन में व्यावसायिक टेलीविजन चैनल शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। आज ही के दिन ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस मुद्दे पर 2 दिनों तक चली बहस के बाद मतदान हुआ। 157 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाले, जबकि 87 सांसदों ने इसका विरोध किया।
कुल 137 संशोधनों के बाद वर्ष 1954 में आखिरकार इस बिल पर महारानी एलिजाबेथ की मुहर लगी और ये कानून बन गया। पराक्रम, भारतीय रेल जो है वो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां पर करोड़ों लोग हर रोज सफर करते हैं। 60,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का ये जो पूरा पैसेज, उसमें 11,000 ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में रेल में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनका हमारी जिंदगी पर बहुत असर होता है। बिल्कुल। और अमृता, पता है जब रेल की बात करते हैं तो रेल की जर्नी बहुत रोमांचित करती है। हर किसी की अपनी एक हॉबी होती है और उसमें, लेकिन हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो उसका एक आनंद अलग होता है। कोरोना काल में कई तरह की सुविधाओं से महरूम रहे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यात्रियों के लिए फिर से भोजन की व्यवस्था रहेगी। अब रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करेगा। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को एक बार फिर से ट्रेनों में गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब तक कोरोना काल में पैकिंग वाला रेडी टू ईट RTI खाना परोसा जा रहा था, लेकिन रेलवे के सर्वे में ये बात सामने आई कि करीब 18 लाख यात्री लगातार गर्म और ताज़ा खाने की मांग कर रहे थे। लिहाजा ट्रेनों में पेंट्री कार की व्यवस्था बहाल करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड ने IRCTC मुख्यालय को जल्द से जल्द रसोई यान में खाना बनाने की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। भोजन परोसने की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई है। खाने पीने के सामान की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे में एक और नई पहल की गई है। कई ऐसे यात्री भी होते हैं जो किसी तीर्थ स्थल से यात्रा के दौरान या पहले से ही लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। ऐसे यात्रियों को यात्रा के दौरान काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉर्पोरेशन यात्रियों के लिए ट्रेन में ही सात्विक भोजन की व्यवस्था करेगा। मौजूदा वक्त में ये सुविधा केवल उन चुनिंदा रूट पर दी जाएगी जो ट्रेनें तीर्थ स्थल की ओर जाती हैं, लेकिन बाद में इसे देश के दूसरे राज्यों से जोड़ा जाएगा। सात्विक प्रमाणिक संस्थान यात्रियों को इस बात की गारंटी भी देगा कि उन तक पहुंचाया गया भोजन पूरी तरह से शुद्ध, शाकाहारी और सात्विक है। IRCTC पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को इस तरह की सुविधा देने जा रही है। नई लॉन्च की गई सेवा को रामायण एक्सप्रेस सहित देश की 18 उन ट्रेनों में शुरू किया जाएगा जो तीर्थ स्थल की ओर जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा रेलवे प्रशासन वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को अब बेडरोल दोबारा यानी कि चादर, कंबल, तौलिया और तकिया देने की तैयारी में लगा है। तो रेल यात्रियों के लिए न्यूज यू कैन यूज के तहत एक ऐसी खबर जो कि आपके काम की, और इसका मकसद भी हमारा अमृता यही है कि दर्शकों को छोटे से एक पैकेज में एक ऐसी जानकारी दी जाए जो कि उनके काम आ सके। और आइए अब बात सेहत की करते हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया है, और शरीर को निरोग रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। आज भारत के योग को पूरी दुनिया अपना रही है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप नियमित योग करें। बिल्कुल आपने सही कहा पराक्रम। योग का तो मतलब ही होता है जोड़ना, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ना। और फिट रहो इंडिया में भी हमारा मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़ पाएं, अपने जीवन को जिंदा दिली के साथ जी पाएं, और उसके लिए योग यानी कि खुद को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आज फिट रहो इंडिया में हम बताएंगे पर्वतासन के बारे में। पर्वतासन दिमाग को शांत करता है और इसे करने में हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त संचार जो होता है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो आइए योग शिक्षक से जानते हैं कैसे करते हैं पर्वतासन। यहीं से हम पर्वतासन की स्थिति धारण करेंगे। पर्वतासन, हाथों को आगे रखें। अब धीरे से घुटनों को उठाएं और एड़ियों को जमीन को छूने का प्रयास करें। यहां स्थिर हो जाएं। क्षमता अनुसार अपने आप को अंदर की ओर धकेलें। कंधों पर जो जोर आ रहा है उसका अनुभव करें। धीरे से वापस आ जाएं। वज्रासन में विश्राम करें। हाथों को घुटनों पर रखें, आंखों को बंद करें, विश्राम करें। ये कुछ सरल अभ्यासों से आप फ्रोजन शोल्डर से संबंधित विकार से निपटारा या उससे दूर करने में मदद ले सकते हैं। तो योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसे हमको नियमित करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपनाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
बिल्कुल, लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा बस हम चेंज करेंगे, देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। ये सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं है, तोड़ने मरोड़ने घूमने घामने के लिए। और मशीन अगर रुक गई तो जाहिर सी बात है पराक्रम उसमें जंग लग जाती है। इसलिए एक्टिव रहें, फिट रहें और हमारे साथ हर रोज जुड़े हेलो इंडिया में। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी समय ठीक 8 बजे सनसद टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार।